आई मिस्ड यू ऑल सो मच। मैंने एक साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई स्टॉप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स वगैरह 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 एक्सक्यूजेस। फिर राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं वापस से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, बट दिस टाइम विद अ ट्विस्ट। मैं एम कर रही हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आई हैव अ सब्जेक्ट नेम्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी में सब कुछ है जो क्लास 12th की या 11th की बायो में है, बस थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है और थोड़ा सा एम्ब्रियो से स्टार्ट किया गया है। तो आई हैव डिसाइडेड कि भाई एनसीईआरटी तो पढ़ानी पढ़ानी है एंड अभी जस्ट नीट हुआ है, तो जिन्होंने भी डिसाइड किया है कि उन्हें पढ़ना है, सो लेट्स गो विथ बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस तक। ठीक है, पूरा एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाऊंगी, बट एटलीस्ट जितना थोड़ा बहुत रिलेट हो सकता है उतना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई गेस दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यार एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं ना। लेट्स थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं। एंड व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि फर्स्ट चैप्टर करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट्स एलिमिनेशन। अब मैंने ये वाला चैप्टर फर्स्ट क्यों डिसाइड किया है, अब मेरी एक बात सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज चैप्टर नंबर 1 या 2, सेकेंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसे तुम्हें बहुत याद करना पड़ेगा। लाइक तुम्हें चीज़ें याद करनी पड़ेगी, और मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम स्टार्टिंग में ही वो चीज़ों से याद करो। एटलीस्ट एक ऐसे चैप्टर से अपनी फाउंडेशन बनाओ जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे और जो आगे जाकर भी तुम्हारा काम करे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे ख्याल से इसमें काट दिया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 16, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट्स एलिमिनेशन। अब एक चीज़ और है, एक प्लीज़ एक चीज़ और है, बस उसे और फेस कर लो। दैट इज़ कि भाई पहले आई यूज़ टू टीच ऑन अ लैपटॉप। लैपटॉप के साथ मेरे पास एक राइटिंग पैड था जिसमें ना मैं दिख भी रही थी, पीडीएफ भी दिख रही थी, मैं जो पढ़ा रही थी वो भी दिख रहा था। बट नाउ द वर्स्ट पार्ट इज आई डोंट हैव अ लैपटॉप, आई जस्ट हैव एन आईपैड। एंड मैंने तब नहीं सोचा कि यार आईपैड में आई कैन टीच यू विद वीडियो एंड पीडीएफ कंबाइंड। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि तुम मेरे को देखो, मैं जो बता रही हूँ वो सुनो, और जो भी लाइन होगी, जो भी चीज़ होगी, जो भी दिखाना होगा, आई विल शो यू ऑन दिस ओनली। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको मेरे को किडनी का डायग्राम दिखाना है, तो व्हाट आई विल डू इज सी दिस। मैं सारी मार्किंग दिखा दूंगी, सब कुछ आप यहाँ पे आराम से देख के ड्राइंग बनाओ। दैट्स ऑन यू। बस एक चीज़ थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना कि यार ये चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, अब आ जाओ आप। सबसे पहले दिस चैप्टर इज अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। बेसिकली सबसे पहले ना ये सवाल आता है कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज कि अगर तुम कुछ खा रहे हो, तुम्हारा जो वेस्ट सब कुछ कलेक्ट हो रहा है ना बॉडी में, दैट इज योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फूड भी होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, एंड दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है इसका, बेसिकली एक सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, वन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड वी आर अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसके बीच में ना चैप्टर नंबर 2 में मैं बिल्कुल ऐसे समझ कि किसी ने अभी तक 11th 12th छुई भी नहीं है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक यूनिसेल्युलर है, उसके बाद आपके आगे सेल्स बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स आते जाएंगे, उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स बढ़ती है एनिमल्स के अंदर। गॉट इट। अब आता है आपको एक चीज़, चलो मैं ना अपने वाले उससे रिलेट करके बढ़ाती हूँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। ओह सी, पेज ही पहला वाला खुला है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था ना, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया नाम का एक स्ट्रक्चर था विच यूज टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया नाम का स्ट्रक्चर था ना, आपका पूरा सिस्टम था, ये सिर्फ उनके अंदर होता था जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होती थी। सीलोम इज द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन योर एनसीईआरटी, दैट मीन्स बॉडी कैविटी। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, डू वी हैव अ बॉडी कैविटी और डू वी डोंट हैव अ बॉडी कैविटी? Yes, we have a body cavity, but the unicellular organism don't had a body cavity. अब प्रोटोनेफ्रीडिया उनके अंदर प्रेजेंट था, एक जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट हो या फिर सूडोसीलोमिक्स। सी, द सूडो वर्ड इज यूज फॉर फॉल्स, लाइक फॉल्स बॉडी कैविटी जिसके पास प्रेजेंट होती थी, उनके पास प्रेजेंट होता था आपका प्रोटोनेफ्रीडियल टाइप का सिस्टम। एंड मेटानेफ्रीडियल जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिनके पास भी सिलोम प्रेजेंट है, उनके पास प्रेजेंट होता था। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना आपके, वो भी वेरी करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होगा, जो पानी में रहते हैं उनके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होगा, जो एयर में रहते हैं उनके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होगा, और जो लैंड में रहते हैं उनके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एंड सबसे हार्मफुल इज योर अमोनिया और द NH3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको ना अपनी एनसीईआरटी में एक बार हाईलाइट कर लो, बिकॉज अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब कुछ आया हुआ है कि ना आपसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से एलिमिनेट आउट करने के लिए बोल देते हैं कि मेरे को ये बताओ कि इनमें से क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब आती है आपकी दूसरी चीज़, दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये जो आपके जो भी सब्सटेंस है ना, इसको या तो आपको पूरी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा या कुछ तरीके से बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा पार्शियली। मतलब थोड़ा आपकी बॉडी कैविटी के अंदर है, थोड़ा बाहर है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, कैसे आप किसी चीज़ को एलिमिनेट आउट करोगे, विद अ स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑफ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक चीज़ याद रखो, जो जितना टॉक्सिक होगा उसको उतना ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जो इंसान जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको उतना ज़्यादा पानी देना है। ठीक है, जो जितना कम टॉक्सिक है उसे उतना कम पानी देना है। अगर अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए उतना ज़्यादा पानी लगेगा। ठीक है, एंड देन यू हैव अमोनिया। अमोनिया के बाद आता है आपका यूरिया, यूरिया के बाद आता है यूरिक एसिड। अब आती है चीज़, दैट इज अमोनिया जो होगा ना वो उनके अंदर होगा जिनके अंदर पानी, जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फिशेस पानी में रहती है तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो अगर उनको अमोनिया एक्सक्रीट आउट करना है तो वो बहुत आसानी से कर सकती है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए आपको अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। बट अगर हम इसी चीज़ का एग्जांपल ले ले बर्ड्स के पास, आई डोंट थिंक तो स्काई में कहीं भी पानी होता है एक्सेप्ट द मानसून, जब वहाँ पे बारिश हो रही होती है, बट वो बारिश का पानी दे कांट यूज टू एक्सक्रीट आउट देयर एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि बर्ड्स के पास यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीट आउट करने में कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि उसके लिए मिनिमल वाटर लगता है। ठीक है, एंड लैंड वालों के पास एक्सेस होता है वाटर का, इतना भी नहीं सी जैसा और इतना कम भी नहीं एयर जैसा। तो हमारे अंदर यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। गॉट दिस, जो जितना टॉक्सिक होगा उसके लिए उतना ज़्यादा पानी चाहिए होगा। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि भाई मेरे को ये बताओ कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है और सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है उसका, एनटीए का। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट अमोनिया इज योर अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म होता है आपका अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करना, यूरिया को यूरोटेलिज्म, एंड यूरिक एसिड को यूरिकोटेलिज्म। गॉट इट, ये तो बहुत ही आसान था। अब आती है आपकी एक और चीज़ कि जो अमोनिया होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्यूबल होता है, और जैसे ही पानी आता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है वाया डिफ्यूजन। ठीक है, ये आपकी सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है कि अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल, इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड आउट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस और द गिल्स ऑफ द फिश एज अमोनियम आयंस। अमोनिया बहुत आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है थ्रू द बॉडी सर्फेस ऑफ द फिश और द गिल्स। ठीक है, किडनी डू नॉट प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। जो किडनी होती है उसका कोई काम नहीं होता उसको एक्सक्रीट आउट करने में, सारा काम बॉडी कैविटी का होता है या फिर गिल्स का होता है। यहाँ से अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि अमोनिया कहाँ से रिलीज होता है और कौन सा बॉडी पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग आउट द अमोनिया, so you will say ammonia is always excreted out via body surface or your gills. ठीक है, I mean fish's gills. देन आते हैं टेरेस्ट्रियल पर। टेरेस्ट्रियल्स के अंदर जो प्रोडक्शन होता है विच इज कंपेरेटिवली लेस टॉक्सियर दैन नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्यों, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
मैमल्स में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। अब भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन गलत करके आई थी, दैट इज इसकी ना सेकंड पैराग्राफ खोलो अपनी बुक में एंड जस्ट अंडरलाइन वन थिंग, और वो चीज़ मेरी गलत हुई थी, किसी और की गलत नहीं होनी चाहिए। दैट इज कि यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल्स थे उसमें, एंड यूरिकोटेलिक में मैमल्स है, वो तो सबको पता है कि मैमल्स यूरिकोटेलिक होते हैं, मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस भी यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि वो आधा टाइम लैंड पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मरीन फिशेस, रिमेंबर मरीन फिशेस आर योर यूरियोटेलिक। फिशेस नाम सुन के अमीनोटेलिक मत लगा देना, मैं लगा कर आई थी, वो क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेनली आपका यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं एंड दे आर नोन एज यूरिकोटेलिक, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज आउट इन द ब्लड एंड देन फिल्टर्ड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है ना, उसके अंदर भी अमोनिया बनता है, ठीक है। बट अमोनिया जो होता है ना, वो हमारा प्राइमरी वेस्ट नहीं होता। ये जो अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर बना, वो आपके लिवर के अंदर जाएगा, ठीक है। लिवर के अंदर जाएगा, लिवर के अंदर फिल्टर आउट होगा, फिल्टर आउट बनने के बाद यूरिया बनेगा, दैट इज योर प्राइमरी वेस्ट, ठीक है। यूरिया आपके ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के बाद आपकी किडनी के अंदर जाएगा फिल्टर आउट होने के लिए, और किडनी के बाद आपका एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। मेक दिस क्लियर इन योर हेड दैट पहले वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपका अमोनिया होता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपका लिवर के अंदर जाता है, लिवर के बाद यूरिया बनेगा, यूरिया के बाद किडनी के पास जाएगा, और किडनी के बाद बाहर निकल के जाएगा। सो अमोनिया आपका प्राइमरी वेस्ट नहीं होता मैमल्स के अंदर, गॉट इट। अब आते हैं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स एंड सम ऑफ द एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, सॉरी। अब क्या होता है कि थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है ना, वो किडनी के पास रह जाता है क्योंकि उसको डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी होती है किडनी की, ठीक है। अब आते हैं आपके रेप्टाइल्स के पास। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए। लैंड स्नेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स आपको याद रह जाएगा, बट लैंड स्नेल्स को अगर आपने यूरियोटेलिक लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तीन चीज़ें याद रखनी है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, वो यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले पेज में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पूरा ये करा दिया मैंने। अब एक बार इसको ना वापस से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, गॉट इट। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि भाई अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, और टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाले के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अमोनोटेलिक सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, उसके बाद यूरियोटेलिक, फिर यूरिक एसिड, गॉट इट। उसके बाद आता है आपकी दूसरी चीज़ कि अमोनोटेलिक में जो अमोनिया होता है वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है, किडनी से होता है, नहीं होता, किडनी से नहीं होता तो कहाँ से होता है, आपके गिल्स और बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल कि किस किस के पास अमोनोटेरिक वो प्रेजेंट होता है, तो आपके एक्वेटिक फिशेस के पास आपकी क्या प्रेजेंट होती है, अमोनोटेलिक, लाइक अमोनिया आर द प्राइमरी वेस्ट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। फिर आता है कि मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एंड मरीन फिशेस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मरीन फिशेस। सबकी बुक में ये अंडरलाइन हो जाना चाहिए कि भाई मरीन फिशेस जो होती है उसके अंदर यूरिया बनता है, सो दे आर यूरियोटेलिक। देन सबसे लास्ट में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एंड थर्ड नाम जो था वो था आपका लैंड स्नेल्स। लैंड स्नेल्स आर इंपॉर्टेंट, उनके अंदर क्या बनता है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिक एसिड आपका जो होता है प्राइमरी वेस्ट होता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पे आते हैं। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ये आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूब्यूल फॉर्म, वेयर एज वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी की तरह। देखो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में। हम लोग जो है वो वर्टिब्रेट्स है तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी किडनी के अंदर, ठीक है। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर सिंपल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी किसी में किडनी होती है, किसी किसी में नहीं होती, गॉट इट। अब आती है आपकी दूसरी चीज, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और द फ्लेम सेल्स, जो मैंने आपको प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम बताया था,
दिस इज़ योर प्रोटोनेफ्रीडिया। ये पूरा सिस्टम होता है आपका यूनिसेल्युलर, और द एसीलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती या फिर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इसका आपका प्राइम एग्जांपल इज योर प्लैटीहेल्मिन्थीस, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया, रोटिफोर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होता है आपके इनवर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स के बीच में एक क्लास लाई करती है, दैट इज योर सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, उसके अंदर आता है आपको प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है ना, उसमें प्राइमरी सिस्टम होता है, क्या करेगा, आयंस और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। मतलब बेसिकली जो आपका प्रोटोनेफ्रीडियल होता है ना, वो आपकी ऑस्मो रेगुलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। एक बार वापस बताती हूँ, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम और मेटानेफ्रीडियल सिस्टम। प्रोटोनेफ्रीडियल उनके अंदर होगा जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट है, या तो वो एसीलोमेट्स है या फिर वो सूडोसिलोमेट्स है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है कि इनके एग्जाम्पल की मेरे को ये बताओ, प्लैटीहेल्मिन्थीस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल ट्यूब्यूल्स होती है, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम होता है, या फ्लेम सेल्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें प्लैटीहेल्मिन्थीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेनेरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटवर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रोटिफोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई सिफेलोकॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं या इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो वो दोनों के बीच में लाई करते हैं, एक अलग ही क्लास होती है सिफेलोकॉर्डेट्स की। समझ में आ गया ये चीज़। और दूसरी चीज़, जो आपका पूरा प्रोटोनेफ्रीडिया का सिस्टम है ना, वो काम क्या करता है, प्रोटोनेफ्रीडिया का जो सिस्टम होता है उसका मेन काम ये होता है कि वो ऑस्मो रेगुलैरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेफ्रीडिया आर द ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं दूसरे वालों पे। दूसरी क्लास जो होती है ना आपकी एसीलोमेट्स के बाद, वो आती है एनालिड्स की। एनालिड्स में ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे आपका अर्थवर्म हो गया, ये आपका एनालिड्स के अंदर आता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट, वो होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स आते हैं आपके, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कॉकरोच वगैरह हो गए, उनके पास माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा आपको ना एक बार थोड़ा सा ध्यान देकर याद करना पड़ेगा कि किसके पास क्या प्रेजेंट होता है। फिर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के बाद आते हैं हम मैमल्स। मैमल्स के बाद आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स एंड किडनी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एक चीज़ और लिखी हुई है, एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स के पास एंटीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओपन पेज नंबर 206 में हाईलाइट करते चलो अभी के अभी चीज़ों को। जैसे ही ये क्लास एंड होगी, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑल दी थिंग्स कि भाई किसके पास क्या प्रेजेंट होता है। मैं एक बार ये पूरा वापस पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये बताना था कि प्रोटोनेफ्रीडियल और मेटानेफ्रीडियल में क्या फ़र्क होता है। प्रोटोनेफ्रीडियल आपका फ्लेम सेल्स होते हैं जो आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स या सूडोसिलोमेट्स जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उसको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। फ्लेम सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स। फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच में क्लास लाई करती है, दैट इज योर सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स। फिर आपका एग्जाम्पल बताना है प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया में सबसे पहले आता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थीस, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बाद रोटिफोर्स। रोटिफोर्स आर योर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, प्रोटोनेफ्रीडियल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके एनालिड्स। एनालिड्स के अंदर आते हैं आपके सारे अर्थवर्म आ गए। ये सारी चीज़ों के लिए आपका प्रेजेंट होता है क्या, नेफ्रीडिया। मार्क करते चलो अपनी बुक में कि किसके लिए क्या प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बाद आता है आपका आर्थ्रोपोड्स। कॉकरोच हो गए, कॉकरोच के पास मार्फीजियन बॉडी प्रेजेंट होती है। कैसे याद रखोगे, सीएम से याद रख लो, चीफ मिनिस्टर से कॉकरोच के पास मार्फीजियन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मार्फीजियन बॉडी और मार्फीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। सारे इंसेक्ट के पास, कॉकरोच जितने भी इंसेक्ट है सबके पास मार्फीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है एज एन एक्सक्रीटरी वेट रिमूवल थिंग। ठीक है, फिर आते हैं आपकी दूसरी चीज़, प्रॉन्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स और योर ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड, सॉरी माय मिस्टेक, एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है आपके पास सारे प्रॉन्स वगैरह के पास। ठीक है, अब ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर में। अभी आप बस दो चीज़ें याद करो, अभी बहुत बेसिक पे हैं हम लोग, तो इतना ज़्यादा अभी एकदम से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में।
एक चीज़ पढ़ी थी, प्रोटो और मेटानेफ्रीडियल के बीच का डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। अब आती है एक और टाइप, दैट इज़ लैंसलेट्स। लैंसलेट्स फेवरेट क्वेश्चन है, लाइक एमबीबीएस में ना इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये ना ट्रांजिशनल एवोल्यूशन शो करता है। इनके पास प्रोटोनेफ्रीडियल भी होते हैं और मेटानेफ्रीडियल भी होती है। अब क्वेश्चन आइज करता है कि भाई दोनों चीज़ें कैसे प्रेजेंट हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म में, या तो वो एसीलोमेट होगा या फिर वो सीलोमेट होगा। बट जो आपका लैंसलेट होता है ना, उसके पास बॉडी कैविटी होती है, बट उसके पास प्रोटोनेफ्रीडियल भी प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रीडियल की उसके पास किडनी होती है, और उसकी जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग होती है ना, उसमें प्रोटोनेफ्रीडियल प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। मतलब फ्लेम सेल्स वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, हमारी टीचर हमेशा टेस्ट में पूछती है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको ना नेक्स्ट क्लास में जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी ना पूरा, लाइक जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस थिंग, पूरा मैं आपको ये पढ़ाऊंगी किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनाटॉमी में ना अभी मेरा जाचो हुआ था इसका, ये किडनी के पार्ट्स, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ते टाइम, ठीक है। एंड दिस नेफ्रॉन वाली थिंग, ये सब कुछ ना लाइक दैट प्रॉपर थिंग, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इसके साथ साथ मैं एवोल्यूशन भी बताऊंगी कि जो हमारी किडनी थी वो कैसे एग्जैक्टली किस किस चीज़ से बनी थी। एंड लास्ट में मालफॉर्मेशन, लाइक अगर किडनी में कोई आर्टरी ख़राब हो जाए, कोई वेन ख़राब हो जाए, तो आगे जाके क्या दिक्कत होगी। आई गेस दैट विल क्रिएट सम इंटरेस्ट कि तुम आगे एमबीबीएस परस्यू करो। अगर मेरे को ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिल रहा होता ना, तो चलो कोई नहीं, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। 2 पेज हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड तब तक पढ़ते रहो थोड़ा सा इंटरेस्ट से कुछ भी करके, क्योंकि इस बार ऑल यू हैव इज दिस अटेम्प्ट। तब तक के लिए बाय बाय।